इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और आज गणतंत्र दिवस भी है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज भारत में कैसे आए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण विश्व में विशिष्ट स्थान रखता रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण ही विश्व के अनेक देशों से लोग भारत आते थे। भारतीय मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े, गंगाजल आदि की यूरोपीय देशों में बहुत मांग थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल और जल मार्ग से होता था और इस मार्ग का केंद्र तुर्की में स्थित इस्तांबुल था। मुस्लिम तुर्कों ने इस्तांबुल पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके कारण इस्तांबुल होते हुए भारत आने वाला जलमार्ग यूरोपीय लोगों के लिए बंद हो गया। यूरोपीय लोग मसालों के बिना यात्रा नहीं कर सकते थे। इससे नए जलमार्ग की खोज की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इस प्रकार विश्व के भौगोलिक अन्वेषणों का सूत्रपात हुआ। भारत के लिए जलमार्ग की खोज पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता से साहसी लोगों ने एक नया जलमार्ग खोजने का प्रयास किया। कई साहसी लोगों ने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया, जिसमें बार्थोलोम्यू डियाज भी शामिल थे, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा के वित्तीय समर्थन के साथ एक नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए यात्रा शुरू की, जो 1492 में अटलांटिक महासागर में वर्तमान वेस्ट इंडीज द्वीप पर समाप्त हुई। कोलंबस, जो अपनी मृत्यु तक ये मानता रहा कि उसने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोज लिया है, वास्तव में एक नए क्षेत्र की खोज की थी। यह स्पष्टीकरण अमेरिगो वेस्पुची द्वारा किया गया था और यह नया क्षेत्र बाद में अमेरिका के रूप में जाना जाता था। पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए एक जलमार्ग की खोज की। भारतीय नाविकों की मदद से वो भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच गया। सामुद साखोन के राजा ने उसका स्वागत किया और उसे राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी। इस प्रकार यह घटना दुनिया में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण भारत के दरवाजे यूरोपीय लोगों के लिए खुल गए। भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। भारत के जलमार्गों की खोज के बाद पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया। 100 साल के भीतर पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का आदि को अपने अधीन कर लिया। व्यापार में पुर्तगालियों की सफलता से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के लोग भी भारत में व्यापार करने आए। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1600 ई में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी और 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला जहाज सूरत पहुंचा। लेकिन फ्रांसीसियों के प्रभुत्व और विरोध के कारण उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल सकी। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सम्राट जहांगीर से व्यापार करने का लाइसेंस मिला और सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की गई थी। शुरुआती वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारिक चौकियां स्थापित की, लेकिन इन क्षेत्रों में मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभुत्व ने कंपनी को खतरा पैदा कर दिया। इसलिए वे दक्षिण और पूर्व की ओर चले गए, जहां उन्होंने मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम में कोठियां स्थापित की। उन्होंने मुंबई में मुख्यालय स्थापित किया। 1668 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत पहुंची। समय बीतने के साथ उन्होंने माहे, कराईकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि क्षेत्रों में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी दुनिया भर में अपनी शक्ति स्थापित करने और संस्थानों को हासिल करने के लिए लगातार सक्रिय थे। भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इस प्रकार सत्ता संघर्ष के अंत में
अंग्रेजों ने दीव, दुमका और गोवा को अपने पास बरकरार रखा, जबकि फारसियों ने चंद्रनगर, मथई, कराईकल और पांडिचेरी जैसे क्षेत्रों को अपने पास बरकरार रखा, जबकि डच हमेशा के लिए चले गए। सिराजुद्दौला बंगाल पर शासन कर रहा था। अपने जल्दबाज स्वभाव के कारण राज्य में उसके कुछ विरोधी भी थे। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की अनुमति लिए बिना ही सुरक्षा के बहाने कोलकाता में व्यापारी बस्ती की किलेबंदी कर दी, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। जब यह खबर मद्रास पहुंची तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की एक छोटी सेना कोलकाता में व्यापारी बस्ती की मदद के लिए बंगाल आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना शक्तिशाली होने के बावजूद रॉबर्ट क्लाइव को नवाब की सेना को हराना मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसने विश्वासघात का सहारा लिया। नवाब को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें मीर जाफर के सेनापति सेठ अमीचंद को षड्यंत्र में शामिल किया गया और कंपनी ने प्लासी गांव के पास के मैदान में इस बहाने युद्ध की घोषणा कर दी कि नवाब उसे परेशान कर रहा है। पूर्व योजना के अनुसार मीर जाफर जीतने में असफल रहा। सिराजुद्दौला हार गया। काली के षड्यंत्र के कारण प्लासी का युद्ध मात्र आधे दिन में ही समाप्त हो गया। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के साथ ही भारत में कंपनी की सत्ता की नींव रखी गई। बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उससे कई तरह के बहाने बनाकर खूब सारा धन प्राप्त किया। अधिक अधिकार पाने के लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम कंपनी के लिए मीर जाफर से अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुआ, इसलिए कंपनी को मीर कासिम का डर था और इसलिए उसने मीर कासिम को उखाड़ फेंका और मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अवध के नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी समय मुगल सम्राट शाह आलम अवध में आए, इसलिए तीनों ने मिलकर कंपनी का मुकाबला करने का फैसला किया और उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बसर मुकाम में संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें संयुक्त सेना की हार के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की नागरिक सत्ता प्राप्त हो गई। कंपनी की नीतियों का विकास। ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिससे कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक हित और गतिविधियां उसके सीधे नियंत्रण में आ गई तथा बंबई गदर के गवर्नर और उसकी परिषद को उसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। मैसूर के हैदर के साथ प्रथम मराठा युद्ध और द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। इन दोनों शक्तियों का एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के रूप में आया। उनके समय में मैसूर के बाग के नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को नियंत्रण में लाने के लिए कंपनी ने मराठों और निजाम की मदद ली। टीपू सुल्तान को तीनों की संयुक्त सेना ने पराजित कर दिया। उन्हें संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। कंपनी प्रशासन के सामाजिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास ने भारतीय लोगों में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया। उस समय भारतीय समाज के कुछ क्षेत्रों में अनैतिक रीति रिवाज देखे जाते थे, जिनमें सती प्रथा, दूध पीने की प्रथा, बाल विवाह आदि शामिल थे। अंग्रेजों के संपर्क के कारण राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मालाबारी आदि ने रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए कानून बनाए। भारत में प्रशासनिक ढांचे के अंग्रेजीकरण के कारण अंग्रेजी जानने वाले लोगों की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। चार्ल्स वुड की सिफारिश पर मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग उभरा। समय के साथ उन्होंने सुधारवादी मांगे करके
सुधार प्रक्रिया को गति दी। इस प्रकार भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। भारत में कंपनी शासन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़े। कंपनी ने भारत की कीमत पर इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की नीति अपनाई और अपने लाभ के लिए भारत में किए गए संस्थागत सुधारों से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को भी लाभ हुआ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और उन्होंने क्या लाभ और हानि पहुंचाई। मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालता रहूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि विश्व युद्ध कैसे हुआ था, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए सभी को जय हिंद।